चैप्टर 22 संयुक्त राज्य अमेरिका का नया नागरिक। उस दिन पूरे अमेरिका ने द्वंद्व युद्ध और उसके विलक्षण समापन के बारे में सुना। वीर यूरोपीय द्वारा निभाई गई भूमिका, उसका अप्रत्याशित प्रस्ताव जिसने कठिनाई को हल कर दिया, दो प्रतिद्वंद्वियों की एक साथ स्वीकृति, चंद्र महाद्वीप पर विजय जिसके लिए फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर मार्च करने जा रहे थे, इन सभी बातों ने मिशेल आर्डन की लोकप्रियता को बढ़ाने का काम किया। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि अमेरिकी लोग किसी व्यक्ति के प्रति कितने उत्साही हो जाते हैं। ऐसे देश में जहां गंभीर मजिस्ट्रेट एक नर्तकी की गाड़ी में खुद को जोतते हैं और उसे जीत की खुशी में खींचते हैं, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि साहसी फ्रांसीसी के साथ कैसा व्यवहार किया गया। यदि उन्होंने उसके घोड़े नहीं निकाले तो शायद इसलिए कि उसके पास कोई नहीं था, लेकिन उत्साह के अन्य सभी लक्षण उस पर बरसाए गए। ऐसा कोई नागरिक नहीं था जो दिल और दिमाग से उसके साथ न जुड़ा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के आदर्श वाक्य के अनुसार एक्स प्लुरिबस ओनम। उस दिन से मिशेल आर्डन को एक मिनट भी आराम नहीं मिला। संघ के सभी भागों से आए प्रतिनिधिमंडलों ने उसे लगातार परेशान किया। चाहे वह चाहे या न चाहे, उसे उनका स्वागत करना ही था। उसने जितने हाथ मिलाए, उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। वो जल्द ही पूरी तरह थक गया। उसके असंख्य भाषणों के कारण उसकी आवाज़ कर्कश हो गई और उसके होठों से केवल अस्पष्ट आवाज़ें ही निकलती थीं, और संघ के सामने प्रस्तावित टोस्ट के बाद उसे लगभग पेट में दर्द होने लगा। ये सफलता किसी दूसरे व्यक्ति को पहले से ही नशे में डाल सकती थी, लेकिन वह एक आध्यात्मिक और आकर्षक अर्ध नशे में रहने में कामयाब रहा। उन पर हमला करने वाले हर तरह के प्रतिनिधिमंडलों में से पागलों का प्रतिनिधिमंडल यह नहीं भूला था कि उन्हें चंद्रमा के भावी विजेता के प्रति क्या ऋण है। एक दिन इनमें से कुछ बेचारे प्राणी, जो अमेरिका में काफी संख्या में थे, उनके पास गए और उनके साथ अपने मूल देश लौटने के लिए कहा। उनमें से कुछ ने सेलेनाइट बोलने का नाटक किया और इसे मिशेल आर्डन को सिखाने की इच्छा जताई, जिन्होंने स्वेच्छा से खुद को उनके मासूम उन्माद के लिए उधार दिया और उनके संदेशों को चंद्रमा पर उनके दोस्तों तक पहुंचाने का वादा किया। अनोखी मूर्खता। उन्होंने उन्हें विदा करने के बाद बार्बिकेन से कहा, और ऐसी मूर्खता जो अक्सर बहुत बुद्धिमान लोगों को अपने वश में कर लेती है। हमारे सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक, अरागो ने मुझे बताया कि बहुत से बुद्धिमान और आरक्षित लोग अपनी धारणाओं में बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और हर बार जब चंद्रमा उनके पास होता है तो अविश्वसनीय विलक्षणताओं को जन्म देते हैं। क्या आप बीमारियों पर चंद्रमा के प्रभाव में विश्वास करते हैं? बहुत कम, गन क्लब के अध्यक्ष ने उत्तर दिया। मुझे भी नहीं पता, और फिर भी इतिहास ने कुछ ऐसे तथ्य सुरक्षित रखे हैं जो कम से कम कहने के लिए आश्चर्यजनक हैं। इस प्रकार 1693 में एक महामारी के दौरान 21 जनवरी को ग्रहण के दौरान सबसे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। प्रसिद्ध बेकन चंद्र ग्रहण के दौरान बेहोश हो गए और पूरी तरह से डूबने के बाद ही होश में आए। राजा चार्ल्स हुई वर्ष 1399 के दौरान 6 बार पागलपन की चपेट में आए, या तो अमावस्या के समय या पूर्णिमा के समय। चिकित्सकों ने मिर्गी को उन बीमारियों में गिना है जो चंद्रमा के चरणों के अनुसार होती हैं। तंत्रिका संबंधी बीमारियां अक्सर इससे प्रभावित होती दिखाई देती हैं। मीड एक बच्चे की बात करता है जिसे चंद्रमा के विपरीत होने पर ऐंठन होती थी। गैल ने टिप्पणी की कि पागल व्यक्ति हर महीने में 2 बार, अमावस्या और पूर्णिमा के समय अपने विकार से गुजरते हैं। अंत में घातक बुखार और नींद में चलने पर किए गए इस तरह के 1000 अवलोकन ये साबित करते हैं कि रात की रानी का स्थलीय बीमारियों पर एक रहस्यमय प्रभाव है। लेकिन कैसे? क्यों? बार्बिकेन ने पूछा। क्यों? आर्डन ने उत्तर दिया। क्यों? मैं आपको सिर्फ वही बता सकता हूँ जो अरागो ने प्लूटार्क के 19 शताब्दियों बाद दोहराया था। शायद इसलिए क्योंकि यह सच नहीं है। अपनी विजय की ऊंचाई पर मिशेल आर्डन किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए आकस्मिक परेशानियों से बच नहीं सका। मनोरंजन के प्रबंधक उसे प्रदर्शित करना चाहते थे। बानम ने उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में एक विचित्र जानवर के रूप में दिखाने के लिए $1 मिलियन की पेशकश की। फिर भी, हालांकि उन्होंने उस तरह से लोगों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने से इनकार कर दिया, उनके चित्र पूरी दुनिया में गए और एल्बमों में सम्मान का स्थान प्राप्त किया।
सभी आकारों के प्रूफ बनाए गए, जिनमें वास्तविक आकार से लेकर पदक तक शामिल थे। हर कोई नायक को सभी मुद्राओं में पा सकता था। सिर, वक्ष, खड़े, पूरे चेहरे, प्रोफाइल, 3/4 पीठ। 15 लाख प्रतियां ली गईं, और यह अवशेषों से पैसे कमाने का एक बढ़िया अवसर होता, लेकिन उन्हें इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अगर उन्होंने अपने बाल $1 में बेचे होते तो उनके पास इतना पैसा बच जाता कि वे अपना भाग्य बना सकें। सच कहें तो इस लोकप्रियता ने उन्हें नाराज नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने खुद को जनता के सामने रखा और पूरे ब्रह्मांड के साथ पत्राचार किया। लोगों ने उनकी विनोदप्रियता को दोहराया, खासकर उन बातों को जो उन्होंने नहीं की थीं। उसके पास न केवल सभी पुरुष थे, बल्कि महिलाएं भी थीं। अगर वह घर बसाना चाहता तो वह कितनी अच्छी शादियां कर सकता था। बूढ़ी लड़कियां खास तौर पर दिन रात उसके चित्रों के सामने सपने देखा करती थीं। ये निश्चित है कि उसे सैकड़ों महिला साथी मिल जाते, भले ही उसने हवा में उसका पीछा करने की शर्त रखी होती। महिलाएं तब निडर होती हैं जब उन्हें हर चीज से डर नहीं लगता। लेकिन उसका इरादा फ्रेंको अमेरिकन की एक जाति को चंद्र महाद्वीप पर प्रत्यारोपित करने का नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। मेरा मतलब यह नहीं है, उसने कहा, वहां ऊपर हव्वा की बेटी के साथ आदम की भूमिका निभाना। हो सकता है कि मुझे सांपों का सामना करना पड़े। जैसे ही वो विजय की खुशी से दूर हो पाता, जो अक्सर दोहराया जाता था, वह अपने दोस्तों के साथ कोलंबियाड का दौरा करने चला गया। वह इसके लिए ऋणी था। इसके अलावा वो बैलिस्टिक में बहुत जानकार हो रहा था क्योंकि वह बारबिकिन, जेटी मैस्टन और टुट्टी क्वांटी के साथ रह चुका था। उसे सबसे ज्यादा खुशी इन बहादुर तोपचियों को ये दोहराने में होती थी कि वे केवल मिलनसार और विद्वान हत्यारे हैं। वह हमेशा इस बारे में मजाक करता था। जिस दिन वह कोलंबियाड गया, उसने इसकी बहुत प्रशंसा की और उस विशाल मोटा की बोर के पास गया जो जल्द ही उसे रात की रानी की ओर फेंकने वाला था। कम से कम, उसने कहा, वह तोप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जो कि तोप के लिए पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक बात है। लेकिन जहां तक आपके इंजनों का सवाल है जो नष्ट करते हैं, जलाते हैं, चकनाचूर करते हैं और मारते हैं, उनके बारे में मुझसे बात मत करो। यहाँ जेटी मैस्टन द्वारा रखे गए प्रस्ताव की रिपोर्ट करना आवश्यक है। जब गन क्लब के सचिव ने सुना कि बारबिकिन और निकोल ने मिशेल आर्डन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने उनके साथ जाने का निश्चय किया और 4 लोगों का एक दल बनाया। एक दिन उन्होंने जाने के लिए कहा। बारबिकिन को मना करने पर दुख हुआ। उन्होंने उसे समझाया कि प्रक्षेप्य इतने सारे यात्रियों को नहीं ले जा सकता। निराश होकर जेटी मैस्टन मिशेल आर्डन के पास गए, जिन्होंने उन्हें शांत रहने की सलाह दी और 1-2 तर्क दिए। देखो, बूढ़े साथी, उसने उससे कहा, तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन सच में, हम दोनों के बीच, तुम इतने अपूर्ण हो कि खुद को चांद में पेश नहीं कर सकते। अधूरा, वीर अपंग चिल्लाया। हाँ, मेरे बहादुर दोस्त, मान लीजिए कि हम वहाँ के निवासियों से मिलें। क्या आप उन्हें यहाँ की दुखद स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं? उन्हें सिखाना चाहते हैं कि युद्ध क्या होता है? उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम अपना अधिकांश समय एक दूसरे को खाने और हाथ पैर तोड़ने में बिताते हैं, और वह भी उस धरती पर जहाँ 1 लाख करोड़ लोग रह सकते हैं, और जहाँ मुश्किल से 12 करोड़ लोग हैं। क्यों, मेरे योग्य मित्र, आप हमें दरवाजे पर दिखा देंगे। लेकिन यदि आप टुकड़े टुकड़े होकर पहुँचते हैं, जे.टी. मैस्टन ने उत्तर दिया, तो आप भी मेरे जैसे अधूरे होंगे। निश्चित रूप से, मिशेल अर्दान ने उत्तर दिया, लेकिन हम टुकड़ों में नहीं पहुंचेंगे। वास्तव में 18 अक्टूबर को किए गए एक प्रारंभिक प्रयोग में सबसे अच्छे परिणाम मिले थे और सबसे वैध उम्मीदें जगी थीं। बारबिकिन प्रक्षेप्य के प्रस्थान के समय झटके के प्रभाव को जानना चाहता था, इसलिए उसने पेंसाकोला शस्त्रागार से 32 इंच का मोटा मंगवाया। इसे हिलिसबोरो बंदरगाह के घाट पर स्थापित किया गया था, ताकि बम समुद्र में गिर सके और इसके गिरने के झटके को कम किया जा सके। वो केवल इसके प्रस्थान के झटके पर प्रयोग करना चाहता था, इसके आगमन पर नहीं। इस अनोखे प्रयोग के लिए बहुत सावधानी से एक खोखला प्रक्षेप्य तैयार किया गया था। इसके अंदर बेहतरीन स्टील से बने स्प्रिंगों के जाल पर एक मोटी गद्दी लगाई गई थी।
यह एक बहुत ही गद्देदार घोंसला था। ये कितने दुख की बात है कि कोई इसमें नहीं जा सकता। J.T. मैस्टन ने कहा, तथा इस बात पर खेद व्यक्त किया कि उनका आकार उन्हें इस साहस की अनुमति नहीं देता। इस आकर्षक बम में, जिसे ढक्कन के जरिए बंद किया गया था, पेंचों से बंद किया गया था, उन्होंने पहले एक बड़ी बिल्ली को, फिर एक गिलहरी को, जो गन क्लब के स्थायी सचिव की थी, जिसे J.T. मैस्टन बहुत पसंद करते थे, लेकिन वे जानना चाहते थे कि यह छोटा जानवर, जो शायद ही कभी चक्कर खाता हो, इस प्रयोगात्मक यात्रा में कैसे मदद करेगा। मोटा में 160 पाउंड बारूद और बम भरा गया था। फिर उसे दागा गया। प्रक्षेप्य तुरंत तेजी से ऊपर उठा, एक भव्य परवलय का आकार बनाया, लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, और फिर एक सुंदर वक्रता के साथ लहरों में गिर गया। बिना एक पल गंवाए, एक जहाज को उस जगह भेजा गया जहां बम गिरा था। कुशल गोताखोर पानी के नीचे उतरे और बम के हैंडल पर केबल चेन बांधी, जिसे जल्दी से जहाज पर चढ़ाया गया। जानवरों को बंद करने और उनके जेल के ढक्कन को खोलने के बीच 5 मिनट भी नहीं बीते थे। अर्दन, बारबिकेन, मैस्टन और निकोल जहाज पर थे, और उन्होंने इस ऑपरेशन में मदद की, जिसे समझना आसान था। बम को खोला ही गया था कि बिल्ली बाहर आ गई। वह चोटिल थी, लेकिन काफी जीवंत थी, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अभी हवाई अभियान से लौटी है। लेकिन गिलहरी का कुछ भी पता नहीं चला। तब सच्चाई का पता चला। बिल्ली ने अपने यात्रा साथी को खा लिया था। J.T. मैस्टन अपनी बेचारी गिलहरी के खोने से बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे विज्ञान की शहादत में अंकित करने का प्रस्ताव रखा। जो भी हो, इस प्रयोग के बाद सारी झिझक और डर खत्म हो गए थे। इसके अलावा, बारबिकेन की योजना प्रक्षेप्य को और बेहतर बनाने और झटके के प्रभाव को लगभग पूरी तरह से नष्ट करने की थी। अब शुरू करने के अलावा और कुछ नहीं करना था। 2 दिन बाद मिशेल अर्दन को संघ के अध्यक्ष का संदेश मिला। यह एक सम्मान की बात थी जिसकी उन्होंने बहुत सराहना की। अपने शूरवीर देशवासी लाफयेत्ते के उदाहरण के बाद, सरकार ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक की उपाधि प्रदान की थी।